हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हालांकि इनके चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो के अंदर 30 चैप्टर्स को क्लब करके उनका कंपैरिजन ड्रॉ करके उनको बेसिकली हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। इस वीडियो से बेसिकली हम 30 चैप्टर्स की पूरी जिस्ट समझ लेंगे, जो भी प्रीलिम्स के अंदर उन चैप्टर्स से आ सकता है वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम कुछ हेड्स के अंदर इस बॉडी को कवर करेंगे। जैसे कि अगर अबाउट द बॉडी बॉडी के बारे में थोड़ा जाने तो वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। आर्टिकल 324 के अंदर पावर्स प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर्स है टू कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराता, उसके स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। ठीक है, अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें ईसीआई की, तो 1950 से 1989 तक ईसीआई एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसके अंदर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अक्टूबर 1989 में प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड किया, तो टोटल गया वहां का तीन। ठीक है, 1990 में ईसीज, इलेक्शन कमिश्नर्स जो ऐड हुए थे पहले, उनको अबॉलिश कर दिया गया उस पोस्ट को। 1993 के बाद प्रेसिडेंट ने दोबारा से दो इलेक्शन कमिश्नर्स को ईसीआई में ऐड किया एंड टोटल स्ट्रेंथ बना दी इसकी 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसका देखें कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन मतलब कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है ये बॉडी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज सीईसी, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट फिक्सेस, मतलब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है ये कि इसकी कॉम्पोजिशन कितनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन होता है इलेक्शन कमिश्नर कमीशन का। रीजनल कमिश्नर्स जो हैं उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है इफ नेसेसरी। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, टर्म इनका जो होता है, टर्म होता है 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years ऑफ एज। टर्म भी इनका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, अब ईसीआई का अगर रिमूवल प्रोसेस देखें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है, इन सभी का रिमूवल प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करी जाती है। सेम रिमूवल प्रोसेस होता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, और वो रिमूवल प्रोसेस क्या होता है हमने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी हम ब्रीफ में देखें तो रिमूवल होता है बाय प्रेसिडेंट ऑन अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ग्राउंड्स क्या होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सीईसी जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं करते ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। प्रेसिडेंट उन्हें अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल प्रोसेस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स या जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन सीईसीज रिकमेंडेशन। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिमूव करने के लिए रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, देन वो रिमूव होते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी क्वालिफिकेशंस को प्रेस्क्राइब नहीं करता है फॉर द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। पावर्स एंड फंक्शंस अगर इसकी हम देखें तो ये डिसाइड करते हैं टेरिटोरियल एरियाज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बेस्ड ऑन द डीलिमिटेशन एक्ट जो कि पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है, ये एक कोर्ट की तरह भी एक्ट करते हैं फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सिंबल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट हो। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एडवाइस करते हैं गवर्नर्स को रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। कुछ फैक्ट्स अगर हम इस बॉडी के बारे में देखें तो सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स सेम सैलरी होती है इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसीलिए मैंने ये टेबल में आपको बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि आप इजीली सारे फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करके एग्जाम में ना भूलें एंड एफिशिएंटली आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि डिस्प्यूट आता है अगर कोई भी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स के डिसीजन में, तो मेजोरिटी डिसाइड करती है। उन तीनों में से जो भी दो लोग कह देंगे वो मेजोरिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है टर्म नहीं मेंशन करती इलेक्शन कमिश्नर्स का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डीबार भी नहीं करती है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई फर्दर ऑफिस होल्ड ना करे गवर्नमेंट में। ठीक है, तो डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो 1952 में, 1962 में, 1972 एंड 2002 में 4 बार ला चुकी है।
ठीक है, पार्लियामेंट। अब ये अगर देखें अनूप बर्नवाल केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ईसीआई को अपॉइंट करने के लिए आपको सीईसी प्लस अदर ईसीज को अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अदर जजेस को जो है रिमूवल वो सेम सीईसी की तरह उनको रिमूव करना चाहिए। ईसी की जो, ठीक है, ये जो प्रोविजंस थे ये बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किए थे कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। इलेक्शन कमीशन की जो सर्विस कंडीशंस है, दे कैन नॉट बी वैलिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो देखा हमने किस तरीके से इन कुछ हेड्स के अंदर बहुत ही जल्दी से और बहुत ही इफिशिएंटली एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को खत्म करते चलेंगे, ठीक है। सेकंड हमारी बॉडी है यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हम खुद का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अबाउट द बॉडी अगर देखें पार्ट 14 में मेंशन्ड है ये, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, ठीक है। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें इस बॉडी की, तो इसकी सर्विस कंडीशंस जो चेयरमैन की और मेंबर्स की होती है, इट कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज, ऑल्दो ये लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें, पर इनकी सर्विस कंडीशन डिसएडवांटेज पे वैरी नहीं करी जा सकती, ठीक है। जो इनके इंटायर एक्सपेंसेस होते हैं यूपीएससी के, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि इनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है इट इज नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। चेयरमैन जो होता है यूपीएससी का इज इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। मेंबर्स जो है वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट एनी अदर अपॉइंटमेंट, ठीक है। नो रीअपॉइंटमेंट्स, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, रीअपॉइंट नहीं करे जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉम्पोजिशन का, तो इसमें चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, यूजुअली 9 से 11 के आसपास अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट होता है इनका बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को भी अदर मेंबर्स को भी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई नहीं करता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है, प्रेसिडेंट ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम टेन्योर देखें इनका, तो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस अगर देखें, तो रिमूवल प्रोसेस का यूपीएससी के मेंबर्स एंड चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। मैनर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मैनर है? अगर वो एक इंसॉल्वेंट है, मतलब अगर उनका डेट जो है उन पे वो नहीं दे पाए हैं वापस उसे, या फिर वो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं, या फिर पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, अनफिट टू कंटिन्यू हो, या फिर एडिशनल ग्राउंड फॉर रिमूवल होता है मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट जो है ये मैटर रेफर कर सकता है टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। अगर मिसबिहेवियर का ग्राउंड है तो प्रेसिडेंट यूपीएससी मेंबर्स से रिलेटेड जो भी उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, ये चीज को इंक्वायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करते हैं। जो भी इंक्वायरी करने के बाद एडवाइस रहती है सुप्रीम कोर्ट की, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, उनको भी मानना पड़ता है। मिसबिहेवियर मतलब कि उनका इंटरेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में या स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट में किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशंस देखें, तो क्वालिफिकेशंस ऐसी कोई नहीं है इसकी, एक्सेप्ट कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो है दे मस्ट हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सर्विस कंडीशन इनकी डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर पावर्स एंड फंक्शंस देखें हम यूपीएससी के, तो ये असिस्ट करते हैं स्टेट्स को, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करती है, इन जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ एनी सर्विसेज, ठीक है। ये नीड्स ऑफ द स्टेट को सर्व करते हैं अगर गवर्नर इनको रिक्वेस्ट करते हैं विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तभी, ठीक है। यूपीएससी की कंसल्टेशन जो है मैंडेटरी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट हो गई, इन सब चीजों में यूपीएससी की कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं है, वो रिकमेंड कर सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है उन्हें मानना। सिलेक्शन बाय यूपीएससी जो है इट डज नॉट कन्फर एनी राइट टू पोस्ट अपॉन एनी कैंडिडेट। एडिशनल फंक्शंस जो है इस पे कन्फर किए जाते हैं बाय पार्लियामेंट, ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करी जा सकती है बाय पार्लियामेंट। एनुअल रिपोर्ट ये प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट प्लेस करता है वो रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है उनके पास पावर नहीं होती टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अब अगर कुछ फैक्ट्स अगर हम इसके देख लें, एडिशनल फंक्शंस जो होते हैं उसमें ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं पोस्ट सर्विसेज मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी, जैसे कि रूल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम द रिकमेंडेशंस या फ्रॉम द परव्यू, उनकी देख रेख से भी दूर कर सकते हैं यूपीएससी की, ठीक है।
सच रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर एटलीस्ट 14 डेज। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, रिपील करनी है, तो पार्लियामेंट के पास ऐसे रूल के लिए टाइम होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स अगर और देखें इसके, तो यूपीएससी डज नॉट concerned is not concerned with the classification of service and cadre management and training। DOPT जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डिसाइड करता है कैडर, सर्विस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी एंड डीओपीटी इज अ सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, बाकी सारे काम ये देखती है। सीवीसी जो होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनकी सेम सैलरी होती है एज यूपीएससी। टर्म एंड अपॉइंटमेंट जो है इसकी यूपीएससी की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन फैक्ट्स बेस्ड बन के आ सकते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप इनका पीडीएफ लेके इनको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से लेकर 322 पार्ट 14 के अंदर ये मेंशन्ड है। इंडिपेंडेंस इनकी इस बॉडी की इस तरीके से मेजर होती है कि ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इनके पास। सर्विस कंडीशन जो है इनकी वैरी टू देयर डिसएडवांटेज नहीं होती है। आफ्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, इंटायर एक्सपेंसेस आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी, ठीक है। चेयरमैन जो होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। कोई और एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं हो सकते दोबारा से, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन अगर देखें, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, अपॉइंटमेंट होती है बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं करता, गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स जो है नहीं होती, एक्सेप्ट कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो है उन्होंने होल्ड करना चाहिए ऑफिस फॉर 10 इयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सर्विस कंडीशन गवर्नर डिसाइड करता है, ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टर्म इनकी 6 इयर्स या 62 इयर्स ऑफ एज, व्हिचएवर इज अर्लियर। इनका रिमूवल प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, नॉट द गवर्नर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सेम ग्राउंड्स है रिमूवल के, जैसे कि यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर के होते हैं। गवर्नर जो है सस्पेंड करता है द कंसर्न मेंबर ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी हो रही है सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ देखा कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स 10 इयर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में होने चाहिए। बाकी सर्विस कंडीशंस जो है गवर्नर डिसाइड करता है। पावर्स एंड फंक्शंस अगर देखें, कंसल्टेशन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो मैंडेटरी नहीं होती। एडिशनल फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर इस पर कन्फर करता है। एनुअल रिपोर्ट ये गवर्नर को प्रोवाइड करते हैं, जो लेजिस्लेचर के आगे फिर उसे जाके रखता है। गवर्नर एक्सक्लूड कर सकता है पोस्ट सर्विसेज मैटर्स फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, डीओपीटी सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो कंसल्टेड बाय द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू framing rules regarding the judicial services other than that of the state, ठीक है। उसके अलावा अगर फैक्ट्स कुछ देखें, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है ये दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए। इट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए 2 स्टेट्स की, तो पार्लियामेंट बनाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स जो है वो अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। टर्म उनका 6 इयर्स या 62 इयर्स ऑफ एज रहता है। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सर्विस कंडीशन जो है वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने बोरो किया था इन द ईयर 1926। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजंस हमने बोरो किए थे। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड होते हैं इसके प्रोविजंस। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट चेयरमैन इसके रहे हैं केसी न्योगी, जो कि 1951 में थे। 15 चेयरमैन जो कि लेटेस्ट करंट रहे हैं वो है एनके सिंह 2017 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 एंड 20 में सबमिट कर दी है। कॉम्पोजिशन होता है इसका चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होल्ड्स ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होते हैं ये। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को। ये वर्ड्स आपको बहुत, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वर्ड्स आपको बहुत ग्रास्प करने पड़ेंगे कि कहाँ पार्लियामेंट है, कहाँ प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, क्या गवर्नर कर रहा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो डिटरमाइन करे
की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। 4 अदर मेंबर्स जो है उनमें से एक जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर क्वालिफाइड टू बी वन होना चाहिए। सेकंड इज पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। थर्ड इज पर्सन विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चौथा है पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारे होने चाहिए, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो कि शेयर होंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ग्रांट इन एड्स टू स्टेट बाय द सेंटर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भी रिकमेंड करते हैं। ऑगमेंट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेसिकली स्टेट नीचे लोअर बॉडीज को भी, लोकल अथॉरिटीज को भी वो प्रोवाइड करते हैं ग्रांट्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, जो ले करते हैं इनकी रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। डॉक्टर पीवी राजमन्नार जो 4th चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने कहा था कि फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सपेक्टेड टू बी अ क्वासी जुडिशियल, इट्स रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अगर फैक्ट्स देखें कि एडवाइजरी रोल होता है इसका, एडवाइस बेंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे, नो लीगल राइट ऑफ बेनिफिशियरी स्टेट की कुछ भी वो क्लेम कर ले ग्रांट वगैरह, ठीक है। पावर्स होती है इसके पास सिविल कोड की। नेक्स्ट बॉडी अगर देखें जीएसटी काउंसिल, अबाउट द बॉडीज आर्टिकल 279 ए में मेंशन्ड है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से ऐड करी गई। सेक्रेटेरिएट इसका न्यू दिल्ली में। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं जीएसटी काउंसिल के। कॉम्पोजिशन इसका ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल बाय ऑर्डर, जो कि प्रेसिडेंट ने कर दिया है। जॉइंट फोरम होता है ये सेंटर एंड स्टेट्स के लिए। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे इस टाइम पे निर्मला सीतारमण जी है, वो इसकी चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस, वो इसके मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन या अदर मिनिस्ट्री, दे आर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो इसके मेंबर्स होते हैं, बट नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सीएम ऐड नहीं होते हैं इसके अंदर। वो भी मेंबर्स ऑफ काउंसिल होते हैं फ्रॉम द स्टेट, वो आपस में से ही चूज करके एक वाइस चेयरपर्सन बनाते हैं काउंसिल का और उसकी टर्म डिसाइड करते हैं। यूनियन कैबिनेट इंक्लूड करती है चेयरपर्सन ऑफ सीबीईसी को, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये परमानेंट इनवाइटी होते हैं काउंसिल की सारी मीटिंग्स के लिए, पर इनके पास राइट टू वोट नहीं होता है, वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होते हैं। टर्म जो है वीसी टर्म जो है वो मेंबर ऑफ काउंसिल डिसाइड करते हैं, जो कि स्टेट से होते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस अगर हम इसके देखें तो कोरम फॉर मीटिंग होता है कि 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हाफ मेंबर्स प्रेजेंट है। डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वेटेज 1/3 की होती है टोटल वोट कास्ट में इन द मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइंड वेटेज 2/3 दैट इज 66.6% के आसपास की होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पलड़ा भारी रहता है। एक्ट्स ऑफ काउंसिल जो है वो इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे इफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। अगर कोई वैकेंसी या डिफेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, अगर कोई डिफेक्ट है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल, अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन इट्स रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करती है काउंसिल टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, अंडर वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो डज नॉट इंक्लूड पेट्रोलियम दैट इज क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल एंड अल्कोहल, ये सारी चीजें जीएसटी इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। अगर बढ़े हम अपनी नेक्स्ट बॉडी की तरफ, एनसीएससी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। एवोल्यूशन इसका इस तरीके से हुआ कि 1978 में गवर्नमेंट ने वाया रेजोल्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटी को एस्टैब्लिश किया। ये कमिश्नर फॉर एससी एसटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, पर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन से ये वाली बॉडी भी एस्टैब्लिश करी। 1987 में गवर्नमेंट ने दोबारा से वाया रेजोल्यूशन रीनेम्ड इट एज एनसीएससी एंड एसटी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1919 ने कंबाइन कर दिया एनसीएससी एंड एनसीएसटी को एंड रिप्लेस्ड द अदर बॉडी, तो एक ही कमीशन हो गई एनसीएससी एंड एसटी, तो एक ही बॉडी
दोनों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी वर्क कर रही थी। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बाइफरकेट कर दिया एनसी एससी को एंड एनसी एसटी को। एससीज के लिए अलग कमीशन बनाई गई, एसटीज के लिए अलग। आर्टिकल 338 ए भी इंसर्ट कर दिया गया। कॉम्पोजिशन होता है इसका चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर 3 मेंबर्स, दैट इज टोटल 5 मेंबर्स। इन्हें प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टर्म इनकी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। टर्म बेसिकली 3 इयर्स का रहता है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। रिमूवल भी इनका प्रेसिडेंट ही देखते हैं। सर्विस कंडीशंस जो है उसकी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं इस बॉडी की। पावर्स एंड फंक्शंस इसकी होती है कि सिविल कोर्ट वाली पावर्स होती है इसके पास वाइल ट्राइंग अ सूट, जैसे कि इट कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर वाइल ट्राइंग अ सूट। समन कर सकते हैं, अटेंडेंस एग्जामिन कर सकते हैं, विटनेसेस को ओथ ले सकते हैं, ठीक है। रिसीव एविडेंस एज एफिडेविट्स, डिस्कवरी या प्रोडक्शन हो सकती है न्यू डॉक्यूमेंट्स की। समन कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनसीएससी को कंसल्ट करती है। इट इज मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। एनसीएससी को कंसल्ट किया ही जाना चाहिए। इट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल, ठीक है। ये डिस्चार्ज करती है सेम फंक्शंस फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। टिल 2018 ओबीसीज के लिए भी एनसीएससी सेम प्रोविजंस और सेम फंक्शंस इनैक्ट करती थी, बट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसको भी अलग कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक अलग कमीशन बना दी, तब से वो अलग कमीशन उस चीज को हैंडल करती है, वरना पहले एनसीएससी करती थी। सर्विस कमेंडेशंस जो होती हैं एनसीएससी की, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है, जो कि लेकर देते हैं रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट एंड विद अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या होता है कि कितने एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएससी, या फिर कितने एक्शंस नहीं लिए, उनके रीजंस। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर देखें एनसीएसटी, सेम आर्टिकल 338 ए पार्ट 16 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनी बॉडी। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी स्टैब्लिश किया गया था। 89th ने बाइफिकेट कर दिया अमेंडमेंट एक्ट ने एंड अलग अलग बॉडीज बना दी। कॉम्पोजिशन इनका सेम है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इनका सेम है। इनका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। इनकी टर्म 3 साल के लिए करते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है बट मैक्सिमम 2 टर्म्स तक। रिमूवल प्रेसिडेंट देखते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए भी सर्विस कंडीशन जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। पावर्स इनकी बिल्कुल सेम होती हैं जैसी एनसीएससी की होती है, बट पावर्स एंड फंक्शंस अगर इसके देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं एक्स्ट्रा फंक्शंस इन पे, जैसे कि मेजर्स कन्फर्मिंग द ओनरशिप राइट रिगार्डिंग द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू शेड्यूल ट्राइब्स। सेफगार्ड करते हैं ट्राइबल राइट्स को ओवर मिनरल एंड वाटर रिसोर्सेज। ये ओवरसी कर ये बॉडी ओवरसी करती है द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग अ सूट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मस्ट कंसल्ट एनसीएसटी वाइल डिस्कसिंग द मैटर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बॉडी देखें एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पार्ट 16 आर्टिकल 338 बी, ठीक है। बैकग्राउंड इसका ये है कि मंडल जो केस हुआ था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। 1993 में एनसीबीसी सेटअप कर दी गई थी। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। कॉम्पोजिशन इसका बिल्कुल सेम है बाकी बॉडीज की तरह। टर्म इसका बिल्कुल सेम है, रिमूवल सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम है कि फंक्शन पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट होती है, वर्क करती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अदर फंक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द कमीशन विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट देती है अपनी प्रेसिडेंट को, जो प्लेस करते हैं रिपोर्ट को बिफोर पार्लियामेंट और द गवर्नर, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर इसकी हम देखें स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी इसे हम कह सकते हैं। पार्ट 17 आर्टिकल 350 बी में ये मेंशन्ड है। एवोल्यूशन इनका इस तरीके से हुआ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बॉडी के लिए प्रोविजंस मेंशन नहीं किए थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1935 से लेकर 55 ने रिकमेंडेशन करी थी इस बॉडी के लिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने इंट्रोड्यूस किया इस बॉडी को। इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद यूपी में। रीजनल ऑफिस है इसके बेलगाम कर्नाटका में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, चेन्नई तमिलनाडु में। ईच इज हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कमिश्नर जो है असिस्टेड एट द हेडक्वार्टर्स बाय डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स इन लियाजन विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाया नोडल ऑफिसर्स। नोडल ऑफिसर्स के थ्रू ये कनेक्ट रखते हैं, उनके थ्रू काम करते हैं, ठीक है।
टर्म अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी टर्म डिटरमाइन नहीं करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। रिमूवल प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। क्वालिफिकेशंस भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वर्क्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, सेफगार्ड करते हैं लैंग्वेज को, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज को। रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं ये एनुअल प्रेसिडेंट को वाया द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि उसके बाद ले करते हैं रिपोर्ट को बिफोर पार्लियामेंट या स्टेट कंसर्न। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ दिस बॉडी, प्रेसिडेंट डज। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है लेकिन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को स्टेट टू स्टेट बेसिस पे। हाउएवर द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है लेकिन टर्म माइनॉरिटी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर हम देखें, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में इसके प्रोविजंस मेंशन्ड है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स of India and controls the entire financial system of India and the country, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि CAG is the most important office under constitution। अगर हम इस ऑफिस की इंडिपेंडेंस को देखें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इनके पास। CAG does not hold office during the president's pleasure, ठीक है। ineligible for further office वंस द टेन्योर एंड्स, ठीक है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस इनकी सेम रहती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सर्विस कंडीशंस जो है ऑफ द पर्संस ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है CAG की, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द CAG। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है इनके चार्ज्ड अपॉन द CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या दैट इज कि वोटेबल नहीं होते इनके एक्सपेंसेस, चार्ज किए जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कॉम्पोजिशन अगर इसका देखें तो CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो CAG है वो ओथ लेते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट। ओथ क्या लेते हैं? तो बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, ठीक है। टर्म इनकी होती है 6 years एंड अंटिल द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट इनका डिटरमाइन करते हैं। सेम रिमूवल प्रोसेस, सेम ग्राउंड्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। हमने ऊपर देखा था अभी कि किस तरीके से सेम प्रोसेस होता है 3-4 बॉडीज का रिमूवल का, ठीक है। अब आप वो बताएंगे कि कौन सी बॉडीज का सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ग्राउंड होता है। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट पास करता है उस ऑर्डर को, ठीक है। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस इस बॉडी की देखें तो आर्टिकल 149 के अंदर पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करता है इनकी ड्यूटीज। CAG ड्यूटीज पावर्स एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 1971 पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया एंड इट इज अमेंडेड इन 1971 टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स एंड फंक्शन अगर इसकी हम देखें तो ये ऑडिट करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी को अगर उसके पास असेंबली है। ऑडिट करता है ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को भी, ठीक है। ऑडिट करता है रिसीट्स and expenditures from all the bodies authorities which are substantially financed from central या state revenues या government companies या other corporations and bodies, ठीक है। ऑडिट करता है सारी ट्रांजैक्शंस को, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे वो डेट्स हो, डिपॉजिट्स हो, सस्पेंस अकाउंट्स हो, विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ऑडिट करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर, किनको? लोकल बॉडीज को। ऑडिट करते हैं वो अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। एडवाइस भी करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द फॉर्म इन विच सेंटर या स्टेट का अकाउंट हैज टू बी केप्ट। आर्टिकल 150 में आर्टिकल 151 says कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ऑडिट एज पर द प्रेसिडेंट says। 151 ऑल्सो says स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ऑडिट एज पर द गवर्नर। गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। हु इज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? CAG ऑफिस, ठीक है। ascertains and certifies net proceeds of any tax and duties, article 297, and his certificate is final। कंपाइल करते हैं, मेंटेन करते हैं अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान से आप रिवाइज करना, इसलिए बार बार इन्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जब एक साथ हो जाते हैं तो यू टेंड टू नॉट रिमेंबर देम, ठीक है।
तीन रिपोर्ट्स ये प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएटिंग अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को देते हैं, पीएसी वो पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको एग्जामिन करती है एंड देन अपनी फाइंडिंग्स पार्लियामेंट को देती है, ठीक है। एजेंट होते हैं ये पार्लियामेंट के एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। अकाउंटेबिलिटी होती है ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वाया द ऑडिट रिपोर्ट्स टू सीएजी। मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट सीएजी प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की टू द पार्लियामेंट कि हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए थे, ये फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे, उनको ऑडिट करके दिखाना कि सही है या गलत, ठीक है। लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट करते हैं, मैंडेटरी होता है सीएजी के लिए। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, ये एक लिमिटेशन होती है सीएजी पे, कैन नॉट कॉल फॉर पर्टिकुलर्स, वो उसके डिटेल्स नहीं मांग सकते सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर्स की, जैसे कि रॉ हो गया या फिर आईबी हो गई, इनके एक्सपेंडिचर्स के लिए ऑडिट नहीं हो सकता है। कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फैक्ट्स अगर देखें, कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सीएजी को इन द पार्लियामेंट। corporations which are totally and directly audited by the CAG, that is Damodar Valley Corporation, ONGC, Air India, Indian Airline फिटनेस, ठीक है, इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन। सीएजी इन बॉडीज को ऑडिट नहीं करता है, दैट इज आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको ऑडिट नहीं करता है सीएजी। कॉर्पोरेशंस जो हैं प्राइवेट पर्सनल ऑडिट्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कंसल्टिंग सीएजी, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कंपनीज का जो ऑडिट होता है सीएजी का उसमें लिमिटेड रोल होता है, प्राइवेट ऑडिटर्स उसे देखते हैं, अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी, ठीक है। ये अगर देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंदर ये मेंशन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, right of audience in all courts in India, right to speak, take parts in the proceedings in both the houses of parliament and joint sitting of any committee of parliament whichever he is a member of, लेकिन no right to vote, ठीक है। पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में पार्लियामेंट की, बोल सकते हैं वहां पे, वोट नहीं कर सकते। एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिमिटेशंस इनकी बॉडी पे क्या होती है कि ये एडवाइस नहीं कर सकते या ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। He cannot defend an accused person in a criminal matter without government's permission, cannot accept appointment as a director in any corporation या company without government's permission, cannot advise any ministry department of India unless उसकी परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने दी है इन्हें, ठीक है। तो काफी लिमिटेशंस भी रहती है इनके रोल पे। उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन देखें तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, पर्सन्स क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी क्वालिफिकेशंस रहती है। टर्म जो है फिक्स नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, तो प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक प्रोसीजर या ग्राउंड्स फॉर रिमूवल फॉर एजीआई, ठीक है। क्वालिफिकेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एलिजिबल होने चाहिए। एडवाइस पावर्स एंड फंक्शंस अगर देखें, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, नॉट सुओ मोटू, अपने आप से एडवाइस नहीं करते, जो प्रेसिडेंट मैटर्स रेफर करते हैं उन पर एडवाइस देते हैं। अपीयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस ऑन सुप्रीम कोर्ट, रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। अपीयर करते हैं किसी भी हाई कोर्ट में इन एनी केस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। अगर कुछ फैक्ट्स देखें, कन्वेंशन है बेसिकली कि एजीआई भी रिजाइन करता है व्हेन द गवर्नमेंट इज रिजाइन या रिप्लेस, ठीक है। रिन्यूमरेशन जो है इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। एजीआई जो है इज नॉट द फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं, ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इन देयर ऑफिशियल फंक्शंस। आर्टिकल 76 मेंशन नहीं करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। एजीआई जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं बट नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है। आर्टिकल 105 मेंशंस द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बॉडी अगर हम देखें, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 में मेंशन होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। आर्टिकल 194 इनकी पावर्स एंड प्रिविलेजेस मेंशन करते हैं। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, पर्सन्स क्वालिफाइड टू बी एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं करता, गवर्नर डिसाइड करते हैं। गवर्नर्स प्लेजर के ड्यूरेशन में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है, गवर्नर डिसाइड करते हैं। पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। अपीयर्स बिफोर एनी कोर्ट इन द स्टेट, स्पीक, टेक पार्ट इन द
प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बट नॉट वोट, वोट नहीं कर सकते हैं। सैलरी जो है गवर्नर डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है। प्रिविलेजेस जो है एक एमएलए की तरह इनके पास होते हैं। इसी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 12 की 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी हमने कवर कर ली है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, रिवीजन अपनी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं होता है कवर करना। 30 चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के एक गो में आप खत्म कर लेंगे, 1 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे। तो दैट इज वेरी इफेक्टिव वे टू लाइक स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सेम हेड्स के अंदर। पहली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट रिप्लेस द 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन, जो पहले सारी चीजें डिसाइड करती थी, 5 ईयर्स प्लान बनाती थी, उसको रिप्लेस किया इस बॉडी ने। एस्टैब्लिश हुई है ऑन 1 जनवरी 2015, क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट ने इसे बनाया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्राइमियर थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बॉटम अप अप्रोच पे ये फंक्शन करती है, ठीक है। अटैच्ड ऑफिसर्स इसके हैं NILERD, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1962 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। सेकंड अटैच्ड ऑफिस इसका है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन 2015 एज एन अटैच्ड ऑफिस फॉर नीति आयोग। इसके बाद कॉम्पोजिशन अगर हम इसका देखें, चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल्स भी एस्टैब्लिश की जाती है फॉर स्पेसिफाइड टेन्योर। उसके अंदर पीएम जो है उसे कन्वीन करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूटीज होते हैं। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनीज। स्पेशल इनवाइटीज होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में पीएम जो है वो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होता है अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली। रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होती है। मेंबर्स होते हैं फुल टाइम इसमें एंजॉय कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सीईओ जो होता है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स्ड टेन्योर लाइक द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटेरिएट जो है एज डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस एंड पावर्स, बेसिकली एक थिंक टैंक है, डिजाइन करता है पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, मॉनिटर और इवैल्यूएट करता है सारी पॉलिसीज को, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद अगर हम अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन की तरफ देखें तो वो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था वाया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। केसी नियोगी एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में उनके अंडर, ठीक है। पीएम जो है वो चेयरमैन होते थे, इसके प्रेसाइड करते थे मीटिंग्स के ऊपर। डेप्यूटी चेयरमैन जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल कैबिनेट। फिक्स्ड टेन्योर होता था, इनवाइटेड टू ऑल द कैबिनेट मीटिंग्स विदाउट द राइट टू वोट, ठीक है। रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड करते थे। सम सेंट्रल मिनिस्टर्स जो है पार्ट टाइम मेंबर्स होते थे उसके। फाइनेंस प्लस प्लानिंग का जो मिनिस्टर होता था वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। 4 से 7 एक्सपर्ट्स होते थे फुल टाइम रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे। मेंबर सेक्रेटेरिएट होता था सीनियर, मेंबर सेक्रेटरी होते थे सीनियर आईएएस, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेड नहीं होती थी प्लानिंग कमीशन के अंडर, ठीक है। उस टाइम पे फंक्शंस क्या होते थे? नेचुरल रिसोर्सेज को एसेस करना, फॉर्मुलेट करना 5 ईयर्स प्लान, एलोकेट करना फंड्स टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नॉट एबॉलिश्ड एज ऑफ नाउ। इसकी लास्ट मीटिंग लेकिन 27 दिसंबर 2012 को हुई थी टू अप्रूव द 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के लिए। एस्टैब्लिश हुई थी ये 1952 में बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉम्पोजिशन इसका भी यही है कि पीएम एज अ हेड एंड चेयरमैन है। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स सिंस 1967, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं इसमें। सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाईएस्ट बॉडी बिलो द पार्लियामेंट होती थी ये उस टाइम पे। पॉलिसी मैटर्स हो गए चाहे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको ओवरथ्रू करती थी। एडवाइजरी बॉडी थी टू द प्लानिंग कमीशन, बट इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती थी। इट हैड टू मीट एटलीस्ट 2 times a year। बट अब ये बॉडीज फंक्शन नहीं कर रही है नीति आयोग के आने के बाद, ठीक है।
सेकेंड बॉडी अगर हम देखें अपनी, दैट इज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बेसिकली वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स है इन द कंट्री। लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, इन सबको प्रिजर्व करती है, इन सबको लिए काम करती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश इन 1993 वाया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स होते हैं, टोटल 6 की स्ट्रेंथ होती है। चेयरपर्सन होते हैं इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेंबर्स होते हैं सर्विंग या फिर रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग या रिटायर्ड जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 3 पर्सन्स ऑल्सो, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमेन, ठीक है। तो 6 में से एक तो वुमेन होनी ही पड़ेगी। 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इनके, वो कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन ऑफ NCM माइनॉरिटीज, NC SC, NC ST, W दैट इज वुमेन, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, चीफ कमिश्नर ऑफ PWD, ठीक है, ये होते हैं। टर्म इनका 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years, ठीक है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होते हैं बट नॉट फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट्स, ठीक। रिमूवल जो होता है इनका मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव करते हैं ऑन द ग्राउंड्स दैट इज इंसॉल्वेंसी या पेड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने ली है आउटसाइड ऑफिस ड्यूटीज, अनसाउंड माइंड है डिक्लेयर्ड बाय द कंप्लीटेंट कोर्ट, कन्विक्टेड या सेंटेंस्ड है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। एडिशनल ग्राउंड्स होते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटीज। इन केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो मैटर रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को फॉर इंक्वायरी, ठीक है। Also, it deals with issues of abolition of bonded labor, child labor, trafficking in women, sexual harassment at workplace, etc. Appointment जो होती है इनकी, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। कौन कौन होते हैं 6 मेंबर कमिटी के अंदर? PM एज द हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेस, सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है। सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट के, या सिटिंग चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, दे आर अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रिमूवल प्रोसेस भी हमने देखा इसका। पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं इसके? बेसिकली ये इंक्वायर करता है इनटू द वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स, आइदर सुओ मोटो और ऑन अ पिटिशन और ऑन कोर्ट ऑर्डर्स। जेल विजिट करते हैं, डिटेंशन प्लेसेस को विजिट करते हैं टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस ऑफ इनमेट्स, एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, फॉर एनी ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। रिकमेंड करते हैं स्टेट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को कि पे करे वो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस विक्टिम्स को, ठीक है। इनिशिएशन करते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स जो गिल्टी होते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस इनकी बेसिकली एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। नो पावर्स टू पनिश फॉर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, कैन नॉट अवॉर्ड रिलीफ टू द विक्टिम्स। सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, ठीक है। उसके बाद सैलरी अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। इट कैन नॉट बी वैलिड टू द डिसएडवांटेज पोस्ट अपॉइंटमेंट। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली के अंदर है। पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, सिविल कोर्ट्स की सारी पावर इनके पास होती है, ठीक है। प्रोसीडिंग्स इनकी जुडिशियल नेचर की होती है। ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ, खुद का स्टाफ होता है। इट बट एक लिमिटेशन और होती है, इट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द मैटर्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पोस्ट 1 year एक्सपायरी, जिससे कि वो एक्ट कमिट किया गया है, जिस दिन वो एक्ट कमिट किया है उसके 1 साल के बाद वो उसको इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इनिशिएट करना पड़ेगा। लिमिटेड रोल होता है कि उन केसेस में जहाँ पे आर्म फोर्सेस वायलेट करती हैं ह्यूमन राइट्स को, सीक करते हैं रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन रिकमेंडेशन दी जाती है और 3 महीने के अंदर अंदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लिया जाना चाहिए रिकमेंडेशंस पे, पर ये यहाँ पे इनका लिमिटेड रोल होता है आर्मी के केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर देखें, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश करी गई। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे ये इन्वॉल्व रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कन्फर कर सकते हैं फंक्शंस ऑन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, विच आर डेल्ट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कोर्ट जो होता है सेट अप एज पर द एक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर स्पीडी ट्रायल होता है, ठीक है। सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट इसे विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडवोकेट होता है जिसके पास मिनिमम स्पेशल और जिसके पास मिनिमम 7 years ऑफ एक्सपीरियंस हैज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर एवरी हाई कोर्ट, ये होना चाहिए। कॉम्पोजिशन अगर इसकी देखें तो 3 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। चेयरपर्सन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। मेंबर्स जो है वो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट होते हैं, मिनिमम 7 साल के एक्सपीरियंस वाले, एंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है इनकी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी के अंदर कौन कौन होता है? CM एज द हेड, स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट के अंदर तो चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑल्सो द मेंबर्स, वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है।
तो सिटिंग जज जो होता है हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उनको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। टेन्योर इनका होता है 3 ईयर्स से 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, एलिजिबल होते हैं रिअपॉइंटमेंट के लिए बट नॉट फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। रिमूवल होता है बाय प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज एनएचआरसी रिमूवल। सर्विस कंडीशंस जो है डिटरमाइन होती है बाय स्टेट गवर्नमेंट, कैन नॉट बी वैलिड टू देयर डिसएडवांटेज पोस्ट अपॉइंटमेंट। रेगुलेट करते हैं अपना खुद का प्रोसीजर, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होती है, 1 ईयर की लिमिट इन पे भी होती है मैटर्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्फॉर्म्ड विद इन 1 मंथ बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओवर एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस जो है बाइंडिंग नहीं होते, इनके एडवाइजरी होते हैं। एनुअल रिपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सैलरी और अलाउंसेस जो है इनकी वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। 2019 अमेंडमेंट एक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से कुछ चेंजेस आए। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल होने लगे एज चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एनएचआरसी को बना दिया गया, रिड्यूस कर दी गई टर्म फ्रॉम 5 to 3 years। सेक्रेटरी जनरल जो है एनएचआरसी के, वो देखते हैं ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स उनके पास होती है, सब्जेक्ट टू द बेसिकली पावर्स ऑफ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के नीचे रहता है, बाकी पावर्स सेक्रेटरी जनरल के पास रहती है। सेम फॉर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये सारे जो भी प्रोविजंस अमेंडमेंट से चेंज हुए थे ये सेम थे फॉर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, Committee on the Status of Women in India, National Perspective Plan recommended an apex body for women. NCW was constituted in 1992 as a statutory body via National Commission for Women's Act 1990. Ministry of Women and Child Development इसकी नोडल मिनिस्ट्री होती है। कॉम्पोजिशन अगर इसका हम देखें तो चेयरपर्सन प्लस 5 members प्लस मेंबर सेक्रेटरी, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ 7 होती है इसकी। चेयरपर्सन इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, उसी को बनाया जाता है। मेंबर्स जो है वो पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस इन लॉ, वुमेन एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू वुमेन डेवलपमेंट एंड हेल्थ, इनमें से कोई होना चाहिए। और एटलीस्ट एक मेंबर 7 में से SC ST होना चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी जो है वो एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सोशोलॉजिकल मूवमेंट्स। ऑफिसर जो है मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, चाहे यूनियन हो गए, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है ऑल 7 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है। तो टर्म जो है 3 इयर्स की है इसकी। रिजाइन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है इनका। ग्राउंड होते हैं अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड टू या फिर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, इन्वॉल्विंग मॉरल टॉर्पिट्यूड, अनसाउंड माइंड है डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एंड रिफ्यूजिंग टू एक्ट। ठीक है। एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम 3 consecutive मीटिंग्स ऑफ द कमीशन। क्वालिफिकेशन जो है इसकी सर्विस कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं, कैन नॉट बी वैलिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं कि सुओ मोटू अपने आप कॉग्निजेंस लेते हैं मैटर्स इन्वॉल्विंग डेप्रिवेशन ऑफ वुमेन एंड देयर राइट्स। एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट प्लेसेस बिफोर द पार्लियामेंट मेमोरेंडम के साथ। रेगुलेट करता है अपना खुद का प्रोसीजर एंड ऑफ इट्स कमिटी, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है इसके पास। फैक्ट्स अगर देखिए, सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट्स। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। पारिवारिक महिला लोक अदालत जो होती है, एनसीडब्ल्यू बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस उसमें प्रोवाइड करती है एनजीओस को, स्टेट वुमेन कमीशन को, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, ताकि स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस मिल पाए वुमेन को। एनकरेज कर सके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड फॉर्मल सेटअप, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ठीक है। इन चीज़ों को लेके नेक्स्ट बॉडी इज NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2007 में सेटअप की गई थी वाया कमीशन फॉर PCR एक्ट 2005। चाइल्ड जो है ह्यूमन बींग्स होते हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको हम चाइल्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 20 नवंबर 1989 को राटिफाई कर दिया था इंडिया ने ऑन 11 दिसंबर 1992। ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। कॉम्पोजिशन इनकी भी वही होती है कि 7 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है। चेयरपर्सन जो है पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए, वर्कड फॉर प्रमोटिंग चाइल्ड वेलफेयर। 6 मेंबर्स होते हैं पीपल ऑफ एमिनेंस, एक्सपीरियंस फ्रॉम एजुकेशन, सोशोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ केयर, जुवेनाइल जस्टिस एक्सेट्रा। इन्हीं डोमेन्स में से, इन्हीं फील्ड में से मेंबर होने चाहिए। अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 member कमिटी जो कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। टर्म जो है 3 इयर्स का इनका होता है। नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 times। अपर एज लिमिट होती है इनकी। ठीक है।
चेयरपर्सन की होती है 65 ईयर्स एंड मेंबर्स की होती है 60 ईयर्स। रिजाइन भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। रिमूवल इनका होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राउंड्स होते हैं प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। दूसरे ग्राउंड्स होते हैं इंसॉल्वेंसी या फिर पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस या फिर अनसाउंड माइंड, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन या फिर कन्विक्ट हो जाए, ठीक है। एब्सेंट फ्रॉम 3 consecutive मीटिंग्स। क्वालिफिकेशन जो है सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। पावर्स एंड फंक्शंस इसके अगर देखें तो बेसिकली एनसीपीसीआर इज प्रोहिबिटेड, उनको अलाउड नहीं है टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स पेंडिंग बिफोर द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स होती है इनके पास, सुओ मोटो कोग्निजेंस कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। एडिशनल फंक्शंस इनके 3 एक्ट के अंदर मेंशन्ड होते हैं, दैट इज आरटीई एक्ट, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के अंदर, पॉस्को एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इनको एडिशनल फंक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं। सैलरी और अलाउंसेस सर्विस कंडीशंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड दे कैन नॉट बी वैलिड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर देखें स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर द, ठीक है, एस्टैब्लिश अंडर पीसीआर एक्ट 2005 ओनली। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है इसको वाया ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स, टोटल 7 हो गए, जिनमें से 2 वुमेन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे, सेम अपॉइंटमेंट प्रोसेस है एज द एनसीपीसीआर। 3 इयर्स का टर्म होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिमूव करती है, ग्राउंड सेम होते हैं जैसे कि एनसीपीसीआर के हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस भी उनकी तरह सेम है। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होती है इसके पास, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ये कर सकते हैं। सर्विस कंडीशंस एंड सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। चिल्ड्रंस कोर्ट की अगर हम बात करें तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एस्टैब्लिश किया चिल्ड्रंस कोर्ट को स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड वायलेशंस रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है एटलीस्ट अ कोर्ट या फिर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ सेशन कोर्ट टू बी अ चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है, सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडवोकेट को फॉर द चिल्ड्रंस कोर्ट, जिसके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट बॉडी अगर हम देखें एनसीएम, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, 1978 में सेटअप हुई थी वाया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिकली इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया। वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एक्ट जो है डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटीज टर्म डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफाई करता है माइनॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। कॉम्पोजिशन वही 7 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स। टर्म होता है इनका 3 इयर्स का, रिजाइन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ग्राउंड्स होते हैं इनके रिमूवल के, ठीक है, रिमूवल भी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड ग्राउंड्स होते हैं इनके रिमूवल के इंसॉल्वेंसी हो गया, कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, अनसाउंड माइंड, रिफ्यूजल टू एक्ट या इनकेपेबल टू एक्ट, एब्सेंट कर लेते हैं अगर 3 मीटिंग से खुद को। क्वालिफिकेशंस होती है पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। जो 5 अदर मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, दे मस्ट बी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इटसेल्फ। पावर्स एंड फंक्शंस होती है सिविल कोर्ट की वाइल ट्राइंग अ सूट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करते हैं अपनी, ठीक है, विद मेमोरेंडम, जिसके अंदर मेंशन होता है एक्शन टेकन्स एंड द रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशंस। फैक्ट्स कुछ होते हैं इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करी है 5 रिलीजियस कम्युनिटीज इन 1993, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, that is Parsis as minorities। ये 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है इंडिया में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2014 में जैन कम्युनिटी भी इसके अंदर ऐड हुई थी, तो टोटल 6 हो गई। सैलरी अलाउंसेस सर्विस कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देखती है, ठीक है। अब सीआईसी की अगर बात करें नेक्स्ट बॉडी की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज एस्टैब्लिश इन 2005 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई। हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है which looks into the complaints made to it and decides the appeal pertaining to the offices, financial institution and the public companies under the central and the union territory governments। chief information commissioner होते हैं plus 10 other information commissioners, not more than 10, तो टोटल 11 इनकी स्ट्रेंथ होती है। टर्म जो है इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसके बाद अगर हम इसका रिमूवल प्रोसेस देखें तो प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव करता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्राउंड्स होते हैं इंसॉल्वेंसी, कन्विक्टेड होते हैं अगर किसी ऑफेंस के, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस ड्यूटीज, अनफिट टू कंटिन्यू, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी है एज पर द प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर एक्वायर्ड एनी सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्टिंग हिज फंक्शंस प्रीजुडिशियली, ठीक है। क्वालिफिकेशंस अगर देखें तो पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, एक्सपीरियंस इन लॉ, चाहिए साइंस एंड
टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया एक्सेट्रा। दे कैन नॉट बी एमपी या फिर एमएलए, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी कैरिंग आउट एनी बिजनेस या फिर परसिंग एनी प्रोफेशन। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस बेसिकली सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंसेस का। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होती है वाइल ट्राइंग अ सूट। एग्जामिन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड कैन बी withheld फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड्स। बेसिकली वो रिकॉर्ड्स इनको देने ही पड़ेंगे, इट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एट CIC बट कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन अ टोटल ऑफ 5 years इंक्लूडिंग इस टर्म एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन करती है, सैलरी एंड अलाउंसेस डिटरमाइन करती है। एडिशनल रिमूवल के जो ग्राउंड्स हैं प्रेसिडेंट देता है वो ग्राउंड्स, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर इन ग्राउंड्स पे उनको रिमूव करना होता है तो ऐसा कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है फॉर इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती है रिमूवल देन द प्रेसिडेंट रिमूव्स हिम और हर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी अगर देखें SIC, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, अगर इसे हम देखें तो RTI एक्ट 2005 के अंडर एस्टैब्लिश है, स्टेट लेवल पे SIC को एस्टैब्लिश किया। कॉम्पोजिशन अगर देखें तो स्टेट CIC एंड 10 अदर CIC, टोटल 11। अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन। कमेटी में कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, लोक leader of opposition in the legislative assembly, state cabinet minister which is nominated by the chief minister। term होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और until the age of 65 years no reappointment। removal गवर्नर रिमूव करते हैं, सेम ग्राउंड्स एज CIC रिमूवल। एडिशनल ग्राउंड्स वही होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और वो गवर्नर बताते हैं। एंड उन ग्राउंड्स पे अगर रिमूव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए मैटर दिया जा सकता है। क्वालिफिकेशंस जो है MP नहीं होनी चाहिए, MLA नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, पर्सन ऑफ एमिनेंस होनी चाहिए इन पब्लिक लाइफ, एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मास मीडिया एक्सेट्रा। पावर्स एंड फंक्शंस सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं ऑफेंस का। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर द RTI अमेंडमेंट एक्ट 2015 टर्म जो है वो प्रेस्क्राइब्ड होने लगा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी भी जो है इन सारी पोजीशंस की सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन सारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है। इस बॉडी अगर देखें CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट इज एस्टैब्लिश इन 1984 बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन रिकमेंडेड बाय द संथनम कमेटी। ठीक है। 2003 में CVC को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया। CVC का खुद का एक ओन सेक्रेटेरिएट होता है जिसके अंदर उसके पास टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग भी होता है एंड कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ओरल इंक्वायरीज अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। ये भी ऑफिसर्स अटैच्ड ऑफिसर्स होते हैं। कॉम्पोजिशन अगर देखें तो चेयरमैन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स, दैट इज 3 टोटल। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होती है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर मेंबर होते हैं एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। 4 ईयर का इनका टर्म होता है, 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स में। रिमूवल जो इनका होता है प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव ग्राउंड्स होते हैं इंसॉल्वेंसी, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओपिनियन, acquired financial interest affecting prejudicially his functions। एडिशनल ग्राउंड्स होते हैं इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट जो है इन ग्राउंड्स के केस में मैटर रेफर भी कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, ये होता है इन मिसबिहेवियर का मतलब। ठीक है, एज पर द एक्ट। पावर्स एंड फंक्शंस अगर देखें तो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑन द रेफरेंसेस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है। ऑफेंसेस कंडक्टेड अंडर PCA, करप्शन एक्ट। ठीक है। अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप A ऑफिसर्स। सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करते हैं ओवर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट CBI मैटर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मस्ट कंसल्ट CVC बिफोर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है। CVC का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में होता है। पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ सिविल कोड होती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं करते विद द एडवाइस ऑफ CVC, इट कम्युनिकेट्स रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में देने पड़ते हैं रीजंस CVC को अगर उनके रीजंस नहीं मान रही होती सेंट्रल गवर्नमेंट तो। ठीक है। उसके बाद सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस जो है UPSC के चेयरमैन एंड मेंबर्स की तरह सेम होती है इनकी। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल नहीं होती इस बॉडी पे। ठीक है। फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करते हैं अपनी। ठीक है।
देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सेट अप इन 1963 वाया रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेटर ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन 1941, मर्ज्ड विद सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमेटी। ठीक है, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, डिराइव करती है अपनी पावर्स फ्रॉम द एक्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। एनआईए जो है वो पोस्ट 2008 मुंबई अटैक्स के बाद एस्टैब्लिश करी गई है इन्वेस्टिगेट करने को, टेरर अटैक्स को एंड फंडिंग्स को। सीबीआई जो है कंपटीशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को ये जो है मैनेज करती है एंड उनके रिगार्डिंग ये सारा फंक्शन है इसके। मोटो जो है इसका ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। कॉम्पोजिशन है, इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर, ही इज असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स। एडिशनल जो होते हैं नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल्स होते हैं, 5000 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट, 250 लॉ ऑफिसर्स। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो होता है वो एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर होती है बाय एज पर द सीवीसी एक्ट। इन्वेस्टिगेट करता है हाई लेवल करप्शन को, इकोनॉमिक क्राइम्स को, सीरियस कन्वेंशनल क्राइम्स को। नोडल एजेंसी है फॉर इंटरपोल एंड प्रोवाइडिंग एंटी करप्शन लीडरशिप। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऑथराइज कर सकते हैं सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट केसेस एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द स्टेट कंसेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायर परमिशन का जो प्रोविजन था इसका सीबीआई का, सीबीआई को प्रायर अप्रूवल लगता था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस। ऑफिसर ऑफ रैंक जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके लिए प्रायर परमिशन लगती थी, बट मई 6 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेटरी कर दिया कि ये प्रोविजन इनवैलिड है, वॉयलेटिव है, आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रायर सैंक्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सीबीआई जो है परफॉर्म करती है अंडर डीओपीटी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, अगर फैक्ट देखें तो लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 ने डीपीएसपी एक्ट में चेंज किया एंड मेड चेंजेस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को ऑन 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, सीजीआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या नॉमिनेटेड एनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है वो हेडेड बाय डायरेक्टर होता है। केसेस अंडर लोकायुक्ता एंड लोकपाल एक्ट 2013, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सीवीसी रिकमेंडेशन। टेन्योर इनका 2 साल का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है ऑफिसर्स ऑफ रैंक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव इन सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। सी वीसी का चेयरपर्सन, कमिश्नर एज चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इनकी रिकमेंडेशंस पे अपॉइंट होते हैं ऑफिसर्स ऑफ रैंक एसपी एंड अबव इन द सीबीआई। 2014 का अगर हम अमेंडमेंट देखें इस एक्ट में, तो अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा के अंदर, तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मेंबर बन जाता है इस कमेटी का। ठीक है, उसके बाद 2021 अमेंडमेंट में अगर हम देखें, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है टेन्योर। एक्सटेंशन जो है 1 ईयर एट अ टाइम पे दिए जा सकते हैं। नो एक्सटेंशन आफ्टर 5 ईयर्स टोटल, ओनली 3 एक्सटेंशन, मतलब ठीक है 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं क्योंकि 2 ईयर का तो टर्म ही होता है। तो एक्सटेंशन जो है डन इन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। रीजंस उसके मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सीबीआई जो है कैन टेक अप कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक किडनैपिंग, रेप, मर्डर एक्सेट्रा ऑन द रेफरेंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस अगर हम देखें तो रोल ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ सीबीआई जो है इज सप्लीमेंट्री टू द रोल ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस। ठीक है, कॉन्करेंट पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। अवॉइड करने के लिए ओवरलैपिंग, जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है दे डील विद केसेस जो कि सब्सटैंशियली कंसर्न होते हैं विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या अफेयर्स इवन इफ इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। स्टेट पुलिस फोर्सेस जो है वो केसेस को से कंसर्न रहती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हो। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है केसेस अगेंस्ट एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एंड फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट बॉडी अगर हम देखें एनआईए 2009 में एस्टैब्लिश हुई अंडर द एनआईए एक्ट 2008। सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, एस्टैब्लिश इन द बैकड्रॉप ऑफ 26/11 मुंबई अटैक्स। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2 ईयर या फिर 60 ईयर्स ऑफ एज तक का टेन्योर होता है, सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिमूवल प्रोसीजर देखती है इनका। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है, जिसके पीएम एंड होम मिनिस्टर हेड होते हैं, वो डिसाइड करती है। सीनियर आईपीएस जो है वो इसके हेड होते हैं, क्वालिफिकेशन है इसकी। शेयर करती है इनसाइट्स विद द सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो। प्रोब करती है टेरर अटैक्स को। एनआईए ऑफिसर्स जो है सेम पावर्स एज पुलिस ऑफिसर्स, इंडिया में भी, इंडिया के आउटसाइड भी। सेपरेट सेल जो होता है स्पेशलाइज्ड टीएफएफ सी सेल, फेक करेंसी नोट्स एंड टेरर फंडिंग के लिए सेल बनाया गया है इसके अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेजिग्नेट करती है सेशन कोर्ट को या स्पेशल कोर्ट को फॉर द ट्रायल ऑफ एनआईए ऑफेंसेस, ठीक है। लोकपाल एंड लोक आयुक्तास, इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन फर्स्ट क्रिएटेड इन द कंट्री ऑफ स्वीडन। लोकपाल जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सेटिंग अप हुई इसकी, ठीक है। लोकपाल एंड लोक आयुक्ता टू रिड्रेस सिटीजन्स ग्रीवांसेस। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है क्रिएटेड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मनमोहन सिंह जी। एज पर द 2013 एक्ट, लोकपाल सेंटर का था, लोकायुक्त स्टेट्स की। ज्यूरिसडिक्शन जो है इसकी पीएम, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए बी सी डी एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सब पे जारी थी। कॉम्पोजिशन अगर इसका देखें, चेयरमैन एंड 8 मेंबर्स मैक्सिमम। 50% जो है इसके मेंबर्स जुडिशियल होने चाहिए, 50% मेंबर्स SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन से आना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी फॉर लोकपाल, चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, सीजीआई हो गए, या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो गए जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द कमिटी। सर्च कमेटी जो होती है वो असिस्ट करती है सिलेक्शन कमिटी को इन सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। 50% मेंबर्स इसके SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन से होने चाहिए। एज का क्राइटेरिया जो है 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज तक ये टर्म रहती है इनकी, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रिमूवल होता है इनका एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंक्वायरी इनिशिएट करती है आफ्टर प्रेसिडेंट जो है वो पास करते हैं एक पिटिशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ग्राउंड होते हैं मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस अगर इसकी हम देखें तो पीएम अंडर द लोकसभा परव्यू, स्पेसिफिक प्रोसेस होता है इसका बहुत। ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ग्रुप ABCD इसके अंदर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। CVC भी मैटर्स रेफर करती है लोकपाल को अगर ग्रुप A और B ऑफिसर्स की रिगार्डिंग कंप्लेंट है तो, ठीक है। C और D ऑफिसर्स को तो CVC खुद ही देख लेती है। पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग द CBI, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है इवन इफ द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। टाइमलाइन देखें अगर इसकी, फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 months एक्सटेंडेबल बाय 3 months, इन्वेस्टिगेशन 6 months दैट इज एक्सटेंडेबल बाय 6 months एट अ टाइम, ट्रायल 1 year एक्सटेंडेबल बाय 1 year एट अ टाइम इन स्पेशल कोर्ट्स। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है करप्शन के केसेस में 7 to 10 years की दी जा सकती है। इंस्टीट्यूशंस दैट आर फुल्ली फाइनेंस्ड एंड पार्टली बाय द गवर्नमेंट, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो भी। पावर्स टू ग्रांट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द प्लेस ऑफ गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन जो है एडेड बाय गवर्नमेंट, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लोकपाल्स ज्यूरिस्डिक्शन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एंटिटीज जिनको डोनेशन आती है, फॉरेन डोनेशंस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीस अ ईयर, वो अंडर लोकपाल्स ज्यूरिस्डिक्शन होती है। ड्रॉबैक इसका ये होता है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं कर सकते ये पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट। लिमिटेशन होती है 7 साल की टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सर्वेंट्स। नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के केस में कोई भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है कि किस तरीके से इंक्वायरी होगी, किस तरीके से अगर गिल्टी फाइंड हुए तो क्या हुआ, वो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लोक आयुक्त अगर देखिए, फर्स्ट लोक आयुक्त वाज इन महाराष्ट्र 1971 में। ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास द एक्ट इन 1970। स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं होता लोक आयुक्त का सारी स्टेट में। राजस्थान में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में लोक आयुक्त हैं एंड उपालोक आयुक्त हैं। अदर स्टेट जैसे कि बिहार, यूपी, हरियाणा में सिर्फ लोकायुक्त है। कॉम्पोजिशन जो है वो भी वैरी करता है।
अपॉइंटमेंट जो है लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त की गवर्नर करते हैं, कंसल्ट करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। टर्म होता है 5 ईयर से 65 ईयर्स एज, नो रीअपॉइंटमेंट। रिमूवल होता है बाय गवर्नर ग्राउंड्स प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी अलाइंड विद द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशन होती है जुडिशियल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड होती है सम स्टेट्स में, जैसे कि यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, असम, कर्नाटका एक्सेट्रा, नॉट स्पेसिफिक इन अदर्स जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। पावर्स होती है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है जुरिस्डिक्शन की, कुछ स्टेट्स में सीएम इंक्लूडेड होते हैं परव्यू में, कुछ स्टेट्स में सीएम इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। मिनिस्टर्स, एमएलए, हायर सिविल सर्विस कंपनीज इंक्लूडेड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। एनुअल रिपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नर को। रिकमेंडेशंस जो लोकायुक्त देती है वो ओनली एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। कैन टेक हाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है ये। तो एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से एस्टैब्लिश की गई। इनिशियली एनडीएमए कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 2006 में एनडीएमए जो है नोटिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनुअल रिपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। चेयरपर्सन होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 9। पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इसके, ठीक है। अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। वन मेंबर एज वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। स्टेटस ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर होता है उनके पास। उसके बाद फ्रेम करते हैं पॉलिसीज, लेट डाउन गाइडलाइंस, कोऑर्डिनेट फॉर रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए भी ये वर्क करते हैं। सेम एसडीएमए का देखें तो 9 मेंबर्स मैक्स होते हैं। सीएम जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन एंड चेयरपर्सन ऑफ स्टेट executive committee is the ex officio CEO of SDMA. Other members nominated by CM, एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है वो सीएम रिकमेंड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। सेम ये डिजास्टर मैनेजमेंट की चीज़ों को हैंडल करते हैं एट द स्टेट लेवल। डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो डीडीएमए स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करती है ये इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। चेयरपर्सन प्लस अदर मेंबर्स होते हैं 7 मैक्सिमम, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है डीडीएमए का। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल अथॉरिटी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं और डीडीएमए में इंक्लूडेड होते हैं। सीईओ जो है डीडीएमए का अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है। कॉम्पोजिशन होता है इन ट्राइबल एरियाज 6 शेड्यूल जहां पे अप्लाई होता है चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होते हैं। सीईओ ऑफ डीडीएमए हो गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं डीडीएमए के। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उसमें चेयरमैन ऑफ जिला परिषद जो होते हैं एक्ट्स एज को चेयरपर्सन ऑफ डीडीएमए। 16th बॉडी अगर हम देखें दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बेसिकली अंडर एडवोकेट्स एक्ट इसको एस्टैब्लिश किया गया 1961 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1951 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया ऑल इंडिया बार कमेटी को अंडर द एस आर दास चेयरमैनशिप। 1958 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि एआईबीसी एंड एसबीसी को हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए। बीसीआई मतलब कि ऑटोनॉमस बॉडी है, वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कॉम्पोजिशन होता है इसका इलेक्टेड प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 1 इलेक्टेड मेंबर होता है बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम देयर मेंबर्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है, इलेक्टेड बाय काउंसिल फ्रॉम द मेंबर्स ओनली। 2 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। मेंबर्स ऑफ बीसीआई जो है इलेक्टेड बाय द स्टेट बार काउंसिल, दे आर मेंबर्स टिल दे आर मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। तब तक वो इसके मेंबर रहेंगे जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स है। सुप्रीम स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये रेगुलेट करती है लीगल प्रोफेशन को और एजुकेशन इन द इंडिया अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। प्रोफेशनल एथिक्स सेटअप करना, सुपरवाइजरी स्टेट बार काउंसिल इस्टेब्लिश करना, लीगल रिफॉर्म्स रेगुलेट करना लॉ यूनिवर्सिटीज को, ये सारे इसके काम होते हैं। बीसीआई जो है कैन बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लीगल बॉडीज लाइक इंटरनेशनल बार एसोसिएशंस, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल्स को अगर हम देखें प्रेजेंटली 24 स्टेट बार काउंसिल है अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। इलेक्टेड प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। स्टेट बार काउंसिल विद इलेक्टोरेट मोर देन 5000 मेंबर्स, उनके 15 मेंबर्स होते हैं। उनमें से जिनकी इलेक्टोरेट 5000 से 10,000 के बीच में होती है उनके 20 मेंबर्स होते हैं, जिनकी 10,000 से ज़्यादा होती है उनके 25 मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रेफरेंस वोटिंग होती है इसके अंदर प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है।
फ्रॉम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड या फिर इलेक्टोरल वोटर्स ऑफ एसबीसी। सिर्फ एडवोकेट्स इसके अंदर वोट करते हैं और कोई नहीं। वन हाफ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स होने चाहिए ऑन द स्टेट रोल। एनी स्टेट बार काउंसिल जो है उसका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। हर स्टेट बार काउंसिल जो होती है उसके अंदर चेयरपर्सन वीसी होता है, इलेक्टेड फ्रॉम द काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। ठीक है, टर्म जो होती है इनकी 5 ईयर्स की होती है। ठीक है, सीनियर एडवोकेट्स अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के तो दे आर डेजिग्नेटेड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। सीजीआई और जजेस जो है विद द कंसेंट ऑफ दैट एडवोकेट प्रोवाइड्स दिस डिस्टिंक्शन ऑन द एडवोकेट। रिटायर्ड चीफ जस्टिस जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको भी कंसिडर किया जाता है सीनियर एडवोकेट के लिए। दे आर एंटाइटल्ड टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट विदाउट अ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। कॉम्पोजिशन ऐसे होता है कि परमानेंट कमिटी जो होती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डील विद द मैटर ऑफ डेजिग्नेशन की किसको उसको देना है। सीजीआई चेयरपर्सन होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो मेंबर्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी मेंबर होता है। मेंबर ऑफ बार नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड होते हैं डिसाइड करने के लिए कि किसको सीनियर एडवोकेट बनाया का पोजीशन दी जाएगी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ट्स एज वेल एज प्लीड फॉर अ पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट। नो अदर एडवोकेट कैन फाइल फॉर अपीयरेंस या फिर एक्ट फॉर अ पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ऑफ 7 ईयर्स स्टैंडिंग एंटाइटल्ड टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, 1959 के रूल्स अमेंडेड हुए उसके बाद ए और एग्जामिनेशन होने लगी पीरियोडिकली विद अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन कमिटी एंड अंडर सुपरविजन। सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय द सीजीआई। फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को अपॉइंट किया जाने लगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को मस्ट हैव रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम अ एओआर जो कि पहले से है 10 ईयर स्टैंडिंग टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बन सकते, पहले इस एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी 10 साल जो एआर रह चुका है उससे। अदर एडवोकेट्स जो है एनी एडवोकेट जिनका नाम होता है ऑन द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, दे कैन नॉट अपीयर अपील और प्लीड और एड्रेस द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट अनलेस दे आर इंस्ट्रक्टेड बाय द एओआर या फिर परमिटेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी अगर हम देखें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी एस्टैब्लिश बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फर्स्ट लॉ कमीशन आई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में फॉर 3 ईयर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमसी सेतलवड जो कि उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। 20 मोर लॉ कमीशन उसके बाद आ चुकी है, टर्म इनका 3 ईयर्स का रहता है हमेशा। 21st लॉ कमीशन अभी चल रही है जस्टिस BS चौहान के अंडर। लेटेस्ट जो है वो 2020 से 2024 वाली थी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के बाद के अंडर। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो है इनकी फिक्स नहीं होती, वेरीज फ्रॉम कमीशन टू कमीशन। जनरली जो है कमीशन में चेयरमैन होता है, सब फुल टाइम मेंबर्स, मेंबर सेक्रेटरी एंड सब पार्ट टाइम मेंबर्स। जनरली 3 ईयर्स की होती है, फिक्स नहीं होता है। क्वालिफिकेशंस मान लीजिए कि चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर्स की होती है कि या तो सर्विंग या रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लीगल एक्सपर्ट्स। मेंबर सेक्रेटरी के लिए होता है कि इंडियन लीगल सर्विसेज में या फिर कोई भी होल्ड कर रहा है रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्ट टाइम मेंबर्स के लिए एमिनेंट मेंबर्स होने चाहिए बार के या एमिनेंट स्कॉलर्स होने चाहिए। 12 रिसर्च पर्सनल होने चाहिए। पावर्स एंड फंक्शन रिकमेंड करते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, नॉट बाइंडिंग। ठीक है, रिसर्च करते हैं ऑन रेफरेंसेस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुओ मोटो भी। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 19 फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 1834 में आई थी लॉर्ड मकॉले के अंडर। सेकेंड एंड थर्ड लॉ कमीशन 1861 जो है वो आई थी सर जॉन रेवली के अंडर। फोर्थ लॉ कमीशन जो है वो आई थी विटनी स्टोक्स के अंदर। आर्टिकल 372 कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिमेन इन फोर्स अंटिल दे आर अमेंडेड और रिपील। फाइनल रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जाती है इनकी। ठीक है, लास्ट बॉडी जो है हमारी जो हम कवर करने वाले हैं वो है डीलिमिटेशन ऑफ इंडिया जिसको हम बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 31, 32, 170, 330, 332 डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आर्टिकल्स अमेंडेड बाय 84th एंड 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट। अब इफेक्ट क्या हुआ इन अमेंडमेंट्स का कि टोटल सीट्स जो थी स्टेट में इन द लोकसभा एंड 1971 सेंसस जो है वो बेस रख के इट इज अनऑल्टर्ड टिल द फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर 2026। सीट्स जो है रिजर्व्ड इन द
Lok Sabha and Legislative Assembly for SCs and STs, they are reworked on the basis of 2001 census. ठीक है, ये डिमार्केट करती है बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इसका ऑर्डर जो है हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ऑर्डर्स जो है केम इनटू फोर्स फ्रॉम अ डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट लेट बिफोर लोकसभा एंड असेंबली कंसर्न. टिल नाउ 4 ऐसी कमीशन इनैक्ट हो चुकी है. फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन अगर हम देखें तो इट सेड रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्सेप्ट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस. 3 मेंबर बॉडी थी जिसमें चेयरमैन आइदर सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो है नॉमिनेटेड बाय सीईसी एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है कंसर्न स्टेट या यूटी के, देवर ऑल्सो अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. 10 एसोसिएट मेंबर्स थे ईच स्टेट से, 5 एमपीज 5 एमएलएज फ्रॉम दैट स्टेट. लोकसभा मेंबर्स जहां पे 5 से कम थे उनको एसोसिएट मेंबर्स बनाया गया, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न. उनके पास राइट टू वोट या साइन ऑन एनी ऑर्डर नहीं था. ठीक है, जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा, जो कि चेयरमैन ऑफ फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन है, रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही झारखंड को इस लिस्ट से हटा दिया था. ठीक है, 2008 में. फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ने रिसेंड कर दिया अपना ऑर्डर. ठीक है, 2008 नोटिफिकेशन को फॉर द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलिमिटेशन कमीशन 2020 में सेटअप करी फॉर 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जस्टिस रंजूनो प्रकाश देसाई जो है इसके चेयरपर्सन बने. सुशील चंद्र जो इलेक्शन कमिश्नर थे एक्स ऑफिशियो मेंबर बने. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कंसर्न स्टेट के हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बने. टास्क था डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज करना एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002. मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने रिमूव्ड दीज 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट फ्रॉम द कमीशंस परव्यू बट कंटिन्यूड इट फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, अब डिलिमिटेशन अगर जम्मू एंड कश्मीर में हम देखें तो स्पेशल स्टेटस जो है विड्रॉन कर लिया गया था बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ठीक है, असेंबली सीट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस में कर दी गई थी. इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 114 सीट्स उसमें ला दी गई थी. नॉमिनेशन ऑफ 2 women members to assembly by lieutenant governor if women not adequately represented in his opinion. ठीक है, वो कर सकते हैं. पीओके में 24 सीट्स वेकेंट थी. 60 सीट्स का इंक्रीज किया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस एंड इन अकॉर्डेंस विद द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं. अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर के पास एसटी रिजर्वेशन नहीं था, अब डाल दिया गया है. ठीक है, जो ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट हैज बीन कार्व्ड आउट बाय combining the Anantnag area of Kashmir region and Rajouri and Pooch area of Jammu. अब 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि 43 उनमें से जम्मू में है, 47 उनमें से कश्मीर में है. रिजर्वेशन दिया जा रहा है 9 सीट्स पे एसटीज को, 6 जम्मू में, 3 कश्मीर में. रिजर्वेशन दिया जा रहा है 7 सीट्स का एससीज के लिए. नेम चेंज कर दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जो है श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिया गया है. यहाँ हमारा ये 30 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं एक ही वीडियो के अंदर. आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने हेडिंग्स के थ्रू 30 चैप्टर्स, लिटरली 30 चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के एक गो में खत्म कर दिए. अब बस आपका काम इतना है कि आपको इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने PYQs की तरफ. विच इज द करेक्ट in reference to election process in India. Recommendations of election is made by government and the notification of is issued by election commission. The recommendation for election is made by election commission and issued by the minister at the center. The recommendation is made by the election commission and notification of election is issued by the president and the governors of the state concerned. C is the correct answer. Recommendation for election commission करती है. ठीक है, which of the following is the states in which Lokayukta acts include chief ministers in its ambit? गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, इसके अंदर होते हैं. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट इज करेक्ट. तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, he must have the same qualifications as required for a judge of Supreme Court. Correct. Member of House of Parliament. No. Removed by impeachment by Parliament. No. Answer is A, 1 and 2. Correct. ठीक है, which of the following is not the duties performed by CAG? To audit report of all the expenditure from consolidated fund of India. ये तो करते हैं. Audit report from contingency. This is also he does. To audit report on trading, manufacturing law. Also he does. To control the receipt and issue of public money and to the public is laws. This is not true. ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं.
CAG, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners enjoy equal powers but unequal salaries. This is wrong, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे. Two is obviously correct as per it. And the chief election commissioner shall not be removed on the grounds from his office except in a manner on like grounds as of Supreme Court judge. This is also correct. So answer is B. 2 and 3, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड द principles governing the grant and aids of revenues to the states out of consolidated fund of India. That is Finance Commission of India. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो the functions of Finance Commission is to allow the withdrawal of money out of consolidated fund of India. Wrong. To allow allocate between states and the share of proceeds of taxes done. To consider application for granted aids from the state. Done. To supervise the reports whether state and union are levying taxes in accordance with their budgetary provision. Wrong. So answer will be B. 2 and 3. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट अगर देखें, सुपरिटेंडेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ट्रू. प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ PNVP. करेक्ट. गिविंग recognition to political parties, allocating election symbols to parties and individual contestants. Done. True. A is the correct answer. 1, 2 and 3. ठीक है. The Advocate General of State is appointed by the President of India on the recommendation of Governor. Wrong. As provided in the Civil Procedure Code, High Courts have original appellate and advisory jurisdiction at state level. Wrong. Neither 1 and 2 is the answer. ठीक है. Consider the following statements regarding Attorney General of India. Part in the proceedings of Lok Sabha. True. Member of Committee of Lok Sabha. True. Speak in the Lok Sabha. True. 1, 2 and 3 is the correct answer. Vote नहीं कर सकता है वो. ठीक है. 4th is wrong. Election Commission of India is a 5-member body. Wrong. तो ये गलत हो जाएगा. यूनियन मिनिस्ट्री डिसाइड्स द जनरल इलेक्शन. रॉन्ग. ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. आंसर इज 3. ठीक है. डी. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Wrong. ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. According to Constitution of India, the Attorney General submits his resignation when the government has appointed him resigns. No, it is a convention, not according to Government of India. Neither 1 and 2 is the answer. ठीक है. How many delimitation commissions have been constituted by the Government of India till December 2023? 4. ठीक है, 4 आई हैं अब तक. यहाँ हो चुका है हमारा लेक्चर खत्म. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजीज, ये नोट मेकिंग का तरीका काफ़ी इफेक्टिव लगे एंड आप लोगों के काम आए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.